हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे और आपका क्लास चल रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बायो चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसका प्यारे बच्चों आज का पार्ट नंबर 2 होगा। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग पार्ट बाई पार्ट को हमारे साथ देखते चलेंगे ताकि आने वाला पेपर में आप सभी विद्यार्थियों से एक भी प्रश्न न छूट सके। तो प्यारे बच्चों चलिए हमारे साथ आपने कॉपी प्लस पेन लेके बैठ जाएं और एक हैंडराइटिंग नोट्स बनाते चलेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों में पोषण की आवश्यकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। आपसे बोलेगा कि जीवों में पोषण की आवश्यकता को लिखें, तो आपको लिखना है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। क्या लिखेंगे? जीवों में पोषण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला पॉइंट लिखना है शरीर के विकास तथा वृद्धि के लिए। क्या लिखेंगे? शरीर के विकास तथा वृद्धि के लिए प्यारे बच्चों जीवों के लिए पोषण का लेना बहुत जरूरी होती है। सेकंड पॉइंट लिखना है शरीर में अपने आप होने वाली प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए। क्या? शरीर में अपने आप होने वाली प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए जीवों की पोषण की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 पॉइंट लिखना है कि विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। बात समझ में आया? विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए प्यारे बच्चों ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर आप गांव से आप मार्केट जाना चाहते हैं, आपके हाथों में प्यारे बच्चों बाइक है, तो बाइक में जब तक आपने पेट्रोल नहीं डलाओगे आप घर से मार्केट तक नहीं जा सकते हैं, है ना। उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से मनुष्य होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सभी को कोई ना कोई काम या तो किसी भी तरह का काम को करने के लिए उससे पोषण को होना, ऊर्जा को लेना बहुत जरूरी होती है। अगर ऊर्जा नहीं ले पाएंगे तो वह सही से कोई काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगला नंबर 4 पॉइंट लिखना है कि शरीर के रख रखाव तथा कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए, है ना, जीवन पोषण की आवश्यकता पड़ती है। यह चारों पॉइंट था प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सबने समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रंध्र किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो बोलेंगे पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या? पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो पौधे से गैसों के आदान प्रदान के लिए सहायक होते हैं। इन छिद्रों को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। प्यारे बच्चों बोलेंगे कि पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो पौधे से गैसों के आदान प्रदान के लिए सहायक होती है। इन छिद्रों को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या? रंध्र कहते हैं। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होती है, तो आपको जवाब देना प्यारे बच्चों रंध्र के द्वारा होती है। आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रंध्र की कार्य विधियां। क्या देखेंगे? रंध्र की कार्य विधियां। तो रंध्र की कार्य विधियां निम्न है। पहला पॉइंट लिखेंगे रंध्र का खुलना या बंद होना रंध्र के द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती है। आपसे पूछेगा कि रंध्र का खुलना या बंद होना, है ना, रंध्र के किसके पे रंध्र का खुलना या बंद होना रंध्र के किस पर डिपेंड करते हैं, तो आपको जवाब देना है कि द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं। किस पर? द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती है। जब आसपास की कोशिकाओं में पानी की मात्रा अधिक होती है तब द्वार कोशिकाएं प्रसरण दाब के कारण फूल जाती है। क्या होती है? प्रसरण दाब के कारण प्यारे बच्चों फूल जाती है और रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। सेकंड पॉइंट आप सबको समझना है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपका? सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जब पानी की मात्रा कम होती है तो प्रसरण दाब कम हो जाता है तथा द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है जिससे रंध्र बंद हो जाती है। आपने समझेंगे। इसमें फिगर नंबर आपका ए है, यह आपका फिगर नंबर बी है। प्यारे बच्चों यहां पे देखेंगे फिगर नंबर ए में आपको देखना है और फिगर नंबर बी में आपको देखना है। दोनों में फर्क आपको क्या दिखाई देगा? बोला जब पानी की मात्रा कम होती है तो प्रसरण दाब कम हो जाता है। जब पानी की मात्रा कम होती है तो प्रसरण दाब क्या होता है? कम हो जाता है तथा द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। ये जो द्वार कोशिकाएं ना प्यारे बच्चों, ये द्वार कोशिकाएं जो है ना, ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। और ये रंध्र क्या होते हैं? यहाँ पे देखो रंध्र ये बंद हो गया। क्या हो गया? जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं।
आप समझेंगे ये आपका द्वार कोशिकाएं है, ये आपका क्या है, ये आपका द्वार कोशिकाएं है, ये आपका रंध्र है, क्या है, ये आपका रंध्र छिद्र है, ये आपका हरित लवक है, ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका हरित लवक है, बात समझ में आना, ये आपका हरित लवक है। तो आशा करते हैं कि ये पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, विशेष पॉइंट देखेंगे। विशेष पॉइंट आपको समझना है कि पौधे के तने की छाल में पाए जाने वाले छिद्रों को बात रंध्र कहते हैं। आपसे पेपर में पूछेगा कि पौधों के तने की छाल में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं, तो आप सबको जवाब देना कि बात रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बात रंध्र कहते हैं। पौधे बातरंध्र की सहायता से भी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या, पौधे जो होते हैं बातरंध्र की सहायता से भी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि प्रश्न भी आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर देंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपने शेयर कर दोगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आपने जवाब देंगे। सेकंड पॉइंट इसी में देखेंगे। सेकंड पॉइंट इसका बोल रहा है कि रंध्रों के द्वारा जलवाष्प विसरण के द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। आपसे पूछेगा कि जलवाष्प किसके कारण वायुमंडल में जाती है, तो जवाब देना है कि रंध्रों के द्वारा जलवाष्प विसरण द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा ही होती है। आपसे पूछेगा कितने परसेंट वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होती है, तो आपको जवाब देना 90% भाग है ना वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्र के माध्यम से होती है। आगे समझेंगे प्रकाश संश्लेषण का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि पौधे पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की प्रकृति में CO2 जिसे क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। याद करके एक परिभाषा और लिखा गया, आप उसे याद कर लेंगे। क्या लिखेंगे कि जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलेंगे, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्यारे बच्चों, आशा नहीं बल्कि विश्वास करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण। बहुत बार के पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखें, तो आपको लिखना है कि 6CO2 + 12H2O है ना, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब आपने समझेंगे कि सर 6CO2 क्या है, कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और H2O क्या है, आपको जल है। सूर्य का प्रकाश प्लस बटा क्लोरोफिल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल का निर्माण करती है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री निम्न है। क्या लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट आपका सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 आपका क्लोरोफिल, नंबर 3 आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 है आपका जल। प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन है, तो आपको जवाब देना है कि सबसे पहला आपका है सूर्य का प्रकाश, दूसरा आपका है क्लोरोफिल, तीसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है आपका जल। ये सभी का होना अनिवार्य है। अगर ये सभी होंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो पाएगी, अन्यथा ये सभी प्यारे बच्चों नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो आशा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता भी है ना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा घटनाएं निम्न है। नंबर 1 घटना आप समझेंगे, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। थर्ड पॉइंट लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो प्यारे बच्चों, ये 3 पॉइंट था आपका प्रकाश संश्लेषण की कुछ घटनाएं। आप इसे याद कर लेंगे ताकि पेपर में आप सबसे पूछे तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला प्रकाश,
दूसरा आपका तापक्रम। अब समझेंगे प्रकाश क्या होती है। अधिक प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। प्यारे बच्चों, अधिक प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होते हैं क्या होते हैं, तीव्र हो जाती है। अगला तापक्रम क्या होते हैं, तापमान की वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आपसे पूछा जाएगा ना कि तापमान की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, तो आपको जवाब देना है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास करते हैं कि क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा। अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देंगे। इस चैनल पे प्रथम बार हो प्यारे बच्चों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। आपको ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अगर प्यारे बच्चों आप क्लास 10th के विद्यार्थी इस बार आपको एग्जाम देना है और हैंडराइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, वहां से निकाल के आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करके क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है ना गेसिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आप सभी